नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और इस वक्त हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कटिहार से सांसद तारिक अनवर साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत। बिहार में चुनाव है और कांग्रेस पार्टी के लिए अगर देखा जाए तो बिहार में खुद को जीवित करने के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है ये चुनाव। बिहार के लिए आप लोगों की रणनीति क्या है? नहीं, हम लोग तो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और उसकी तैयारी हो रही है। हम लोग एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, एक समन्वय समिति बनाई गई है जिसमें जितने भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं उसमें शामिल हैं और सबकी राय से सबसे बात विचार करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस चुनाव में हम लोग का पूरा ध्यान है, कंसंट्रेशन है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हम लोग को कामयाबी मिलेगी। मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्योंकि आपकी पार्टी सर फ्री बिजली पे जा रही है, महिलाओं पर जा रही है, 2500 रुपये देने की भी बात की जा रही है। मुख्य मुद्दे आपके लिए, गठबंधन के मुद्दे तो होते ही हैं, लेकिन मुख्य मुद्दे एक पार्टी के नाते क्या है? देखिए, बिहार में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। पिछले 20 साल में जो बिहार की हालत आज है उसके लिए जो एनडीए की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार है, पिछले 20 साल से 20 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। 20 साल वहाँ एनडीए की सरकार को मौका दिया गया। नीतीश जी 20 साल से लगभग वो मुख्यमंत्री है। बीच में आप लोग भी थे। नहीं, तो थोड़ी देर के लिए थे, 17 महीने के लिए थे बस। और लगातार अगर देखा जाए तो एनडीए की सरकार रही है। तो वैसी परिस्थिति में आज जो मुद्दे हैं बिहार के अंदर, जो मुंह बाए हुए मुद्दे हैं, जैसे गरीबी है। सबसे ज़्यादा गरीबी अगर देखा जाए तो बिहार में है। सबसे ज़्यादा पिछड़ापन बिहार में है। सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी बिहार में है। सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बदतर स्थिति अगर कहीं है तो वो बिहार में है। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मुद्दे से बहुत मुद्दे हैं। तो इस बार हम लोग यही करेंगे कि भाई 20 साल आपने मौका दिया डबल इंजन की सरकार को, अब एक मौका इंडिया गठबंधन को दीजिए, 5 साल का मौका उसको दीजिए, ताकि जो चीज़ें बद से बदतर होती चली गई 20 सालों में उसको सुधारा जा सके। लेकिन सर, तेजस्वी यादव भी वही मुद्दे उठा रहे हैं, राहुल गांधी भी वही मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन सर, अब तक दोनों जो बड़े नेता हैं बिहार में सार्वजनिक मंच पर इस साल नहीं दिखे हैं। दिल्ली में एक बैठक ज़रूर हुई थी, लेकिन बिहार में एक साथ ये दोनों नेता साथ आकर अब तक उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमारे बीच सब कुछ बेहतर है। दोनों नेता, राहुल गांधी भी जाते हैं, अलग कार्यक्रम रहता है, तेजस्वी यादव भी अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, लेकिन एक साथ जैसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ था वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। अभी वैसा नौबत नहीं आई है ना। अभी इलेक्शन में काफ़ी समय है। अभी तो उम्मीदवार तय करना है। अभी अपना आगे का क्या हमारा एजेंडा होगा, क्या मैनिफेस्टो होगा, किन चीज़ों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे, अभी बहुत मौका है। कई मौके पर राहुल जी और तेजस्वी जी एक साथ आएंगे मंच पर, वो कोई इशू नहीं है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? कितनी सीटें कांग्रेस मांग रही है और कितनी मिल रही हैं? अभी इसका कुछ तय नहीं हुआ। सीट्स पर बातचीत अभी शुरू ही नहीं हुई। बातचीत शुरू होगी तो देखिए, हर पार्टी चाहती है कि हमारा विस्तार हो, हमको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिले। तो वो कोशिश सभी गठबंधन के सभी साथी करेंगे। लेकिन अंत में हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कौन चुनाव जीत सकता है, किसका संगठन कहाँ मजबूत है, किस क्षेत्र में है और कैसे हम उसको सीट को रिटेन कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रशांत किशोर क्या कोई बड़े फैक्टर बिहार चुनाव में साबित होंगे? और वो जो कह रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में कुछ भी नहीं है, जितना लालू यादव की बैसाखी पर वो पार्टी बिहार में चल रही है, जितनी सीटें लालू यादव दे उतने पे लड़ेंगे वो चुनाव। देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में गठबंधन की राजनीति चल रही है। आज जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी गठबंधन में और गठबंधन की बैसाखी पर है। तो आज की तारीख में कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि वो अकेले सरकार बनाएगी या अकेले चुनाव जीत सकती। हमारा बिहार में आरजेडी के साथ पिछले 30 साल से हमारा गठबंधन है और वो चला रहा है। अभी उसमें बहुत सारे नए लोग आ गए हैं, उसमें वामपंथी मोर्चा भी शामिल हो गया है, वीआईपी पार्टी भी उसमें आ गई है और भी है आप लोग के साथ? हाँ, क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो सब हमारे साथ आ रहे हैं।
तो जितने लोग आएंगे वो अलग, वो तो बाद में तय होगा। सबको उसी हिसाब से शेयर दिया जाएगा, उनकी जो क्षमता है उसके अनुसार। प्रशांत किशोर क्या कोई फैक्टर? प्रशांत किशोर बहुत बड़े फैक्टर नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2-3 साल पहले शुरुआत किया है अपने राजनीतिक जीवन का। तो अभी उनको तो वक्त लगेगा। किसी भी पार्टी को या किसी भी व्यक्ति को अपने आप को राजनीतिक पहचान बनाने में वक्त लगता है। जनता से जुड़ना एक अपने आप में टाइम टेकिंग है। अच्छा, एक सवाल जो इन दिनों बिहार में खूब सुर्खियों में है वह है जो वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है चुनाव आयोग की ओर से। आप लोगों ने बिहार बंद का भी आह्वान किया है और देखा जाए तो विपक्ष पूरी तरीके से चुनाव आयोग पर आक्रामक है। मैं कई नेताओं का बयान सुन रहा था, पूरी तरीके से चुनाव आयोग को आरएसएस आयोग कहा जा रहा है। आप क्या कहेंगे, किन बातों का डर विपक्ष को सता रहा है और क्या वाकई में विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि ये एनआरसी लागू करने का एक तरीका हो सकता है? बिल्कुल, जो चीज़ें उसमें मांगी गई हैं उससे यही जाहिर होता है कि ये एक प्रकार से जो हमारे वोटर हैं, ख़ास तौर पर जो गरीब वोटर है, जो अनपढ़ वोटर है, जो दलित है, समाज के कमज़ोर वर्ग से आता है, उसको प्रताड़ित करने के लिए किया गया है। अब जो शर्तें उसमें रखी गई है, जो उनसे एविडेंस मांगा गया है, वो आम तौर पर लोग अपने पास नहीं रखते हैं। अच्छा, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो लोकसभा में तो ये शर्तें नहीं रखी गई थी, सभी लोगों ने वोट दिया जो वोटर लिस्ट था। तो अगर आपको कुछ करना था तो आपके पास पर्याप्त समय था लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में, तो आपने उस समय जिस इशू को उठाया नहीं। अब जब 2 महीना चुनाव को बचा है तो आपने कहा कि हम रिव्यू करेंगे। तो इससे साजिश की बू आती है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल, उनको लग रहा है कि हम ऐसे चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो एक साजिश के तहत चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, वक्फ कानून बिहार में, पटना में पिछले दिनों हमने देखा बड़ा प्रदर्शन हुआ, आपकी भी पार्टी के नेता लोग उसमें शामिल हुए थे। वक्फ बिहार में क्या मुद्दा है जो जिस तरीके से कानून बनाया गया है और जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है तो डस्टबिन में डाल देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? आप वरिष्ठ नेता इसलिए आप ठीक है, देखिए, वक्फ का जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग हो चुकी है, अब उसका जजमेंट आना है। हम सब लोग को, पूरे देशवासियों को उसका इंतज़ार है। लोगों को ये विश्वास है कि जिस इस सरकार ने एक प्रकार से गैर संविधानिक काम किया है, गैर संविधानिक, क्योंकि किसी भी समुदाय को और किसी भी धर्म विशेष को इस तरह से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। हमारा संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है। हमारे संविधान में इस बात की आदत है कि कोई भी धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अपने अनुसार अपनी जो उनकी जो जायदाद है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका जो मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है उनका, उसकी हिफाजत करना, उसकी देखभाल करने का जिम्मा उस कम्युनिटी को है, ना कि कोई दूसरी कम्युनिटी जाके उसको देखभाल करेगी। ऐसा हो, कहा जा रहा है कि इसका मिसयूज हो रहा है। बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। ये तो एक तरह से जो वक्फ की जायदाद है उसको हड़पने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, एक सवाल सीमांचल, आप खुद वहाँ से आते हैं, सीमांचल क्षेत्र है बिहार में, और देखा जाए तो पिछली बार आप लोग अगर कहीं चूके थे तो सीमांचल में चूक गए थे, जिसकी वजह से सरकार से थोड़े दूर रह गए थे आप लोग। इस बार सीमांचल को लेकर क्या रणनीति है? ओवैसी खुद लालू प्रसाद यादव को खत लिख रहे हैं कि मुझे गठबंधन में शामिल किया जाए, क्योंकि ओवैसी ने पिछली दफ़ा खेल जरूर बिगाड़ा था आप लोगों को। ठीक है, उन्होंने बिगाड़ा था, लेकिन लोगों को, बिहार के लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि वो खेल बिगाड़ने ही का काम करते हैं, खेल बनाने का काम नहीं करते हैं। के लिए दरवाजा नहीं, अब मेरा ख्याल है कि अभी तक हम लोगों ने उस पर विचार नहीं किया है, और इंडिया गठबंधन सब चीज़ों को देखता है, समझता है। हम कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लेंगे, और हमारा जो गठबंधन है वो एक धर्मनिरपेक्ष गठबंधन है। किसी धर्म विशेष के लोगों की बात करने वाले या इस तरह के लोग जो सांप्रदायिकता का माहौल बनाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से, वो भारतीय जनता पार्टी उनको इस्तेमाल करती है। हर जगह जाके ओवैसी साहब चुनाव लड़ते हैं और मुस्लिम क्षेत्रों में जाकर चुनाव लड़ते हैं। उसका उद्देश्य यही है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो
और किसी तरह भारतीय जनता पार्टी जीते। अच्छा, एक सवाल आज ही खूब सुर्खियों में है। आज आपके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कहा कि हम 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटने जा रहे हैं। लेकिन विवाद तब शुरू हो गया जब उस सैनिटरी पैड के कवर पे राहुल गांधी की तस्वीर थी। अब बीजेपी बोल रही है ये महिलाओं का अपमान है। मैंने नहीं देखा है और इसलिए मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, और मेरा ख्याल है कि अगर वो बांटा जा रहा है तो महिलाओं के भलाई के लिए बांटा जा रहा है और उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए बांटा जा रहा है। जातिगत जनगणना आखिरी सवाल है, क्योंकि सर राहुल गांधी बिहार में जितनी भी सभाएं कर रहे हैं जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। बिहार क्या पूरे देश में संविधान बचाओ रैली वो कर रहे हैं, कुछ दिन बाद वो उड़ीसा भी जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो बिहार में इन दोनों मुद्दे का, संविधान बचाना, जातिगत जनगणना, ये 2 मुद्दे आपके लिए कितना कारगर साबित होंगे? बिल्कुल कारगर साबित होंगे, चूँकि जातीय जनगणना का इशू सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने और राहुल जी ने उठाया, नीतीश जी बोलते हैं कि हम लोग, और सभी जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने उठाया। अगर नीतीश जी ने उठाया तो उसको लागू क्यों नहीं किया? जो गणना हुआ, जातीय जनगणना, तो उसको उन्होंने इस्तेमाल तो किया नहीं। तो हम लोग का ये मानना है कि जो अभी तक जो आरक्षण का लाभ जिस वर्ग को नहीं मिल रहा है उसको कैसे पहुंचाया जाए, उसी के लिए जातीय जनगणना हो रही है। और इसको आधार बनाकर हम लोग आगे आने वाले समय में जो 50% की जो सीमा मान दी गई है उसको भी ख़त्म करेंगे और उन तमाम वर्गों को आगे लाने का काम करेंगे जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो ये थे हमारे साथ तारिक अनवर साहब, और बिहार में कांग्रेस की क्या रणनीति होने वाली है इसको लेकर उन्होंने हमारे साथ खुलकर बातचीत की है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।